Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics class. हमने चैप्टर 2 का एमसीक्यू सॉल्व करना चालू किया था। हमारा यूनिट 1, 2 और 3 तीनों भी हो चुका है एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक 4 वीडियो अपलोड हुए, हर एक वीडियो में 15-15 क्वेश्चन है। सो लाइकवाइज इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम 61 से तो 75 तक। ओके, चलो फिर लेट स्टार्ट। चलो ये आ गया मॉड्यूल एंड इफ इन एनी केस अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे इसके पहले डायरेक्टली आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि पहले जाके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन वॉच द वीडियोस सो दैट अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली अगर वीडियो देखोगे तो डाउट आएगा ही नहीं, फिर वो डाउट आएगा डायरेक्टली जाके एग्जाम में और फिर वहां पे मेरा वीडियो नहीं देख पाओगे, राइट। चलो सो लेट स्टार्ट। वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 61। The price of tomatoes increases and people buy tomato puree. Tomato puree मतलब वो जो उसका ये करते हैं, टोमेटो का रस अलग से निकालते हैं तो उसको टोमेटो प्यूरी बोलते हैं। यू इन्फर दैट टोमेटो प्यूरी एंड टोमेटोज आर। आपको पूछा गया कि टोमेटो एंड टोमेटो प्यूरी क्या है। अब यहाँ पे देखना एक चीज तो कि टोमेटो को एक्स और यहाँ पे टोमेटो प्यूरी को वाई भी बोला गया, तो भी आप ये रिलेशन पे से पता कर सकते हो, करेक्ट, कि ये प्राइस एक्स की प्राइस इंक्रीज हो गई और वाई की जो डिमांड है, पीपल बाय मतलब डिमांड, एंड पीपल आर बाइंग टोमेटो प्यूरी मतलब डिमांड इसकी बढ़ गई। तो एक्स की प्राइस बढ़ने की वजह से वाई की डिमांड बढ़ रही है, मतलब ये सब्स्टिट्यूट्स है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको टोमेटो और टोमेटो प्यूरी का मतलब नहीं भी पता होगा तो भी आप इसका आंसर कर पाओगे। ओके, सो ये हमें समझना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि मुझे टोमेटो प्यूरी क्या है ये पता होना चाहिए। तो एग्जाम में भी ऐसे कोई भी अगर वर्डिंग्स आ जाते हैं, कोई भी मतलब कुछ अलग गुड्स का अलग आइटम का नाम वहां पे देते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो आइटम मुझे पता ही नहीं। अरे वो पता रहने की जरूरत ही नहीं है, आप प्राइस और डिमांड के रिलेशन पे से ही उसका आंसर दे सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पे देखना उल्टा है, यहाँ पे पहले बता दे रही है, ऊपर अपने को पहचानना था कि ये क्या है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खुद से ही बता दे रही कि ये देखो ये जो है ना ये सब्स्टिट्यूट्स है, बराबर। चलो तो क्या होगा, इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, चिकन की अगर प्राइस बढ़ जाती है, द डिमांड फॉर फिश विल, मुझे बोला सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होता है, एक की प्राइस अगर बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग शिफ्ट कर जाते हैं अपनी डिमांड, राइट, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट्स है। मैं चिकन को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विद द फिश, क्योंकि चिकन की प्राइस बढ़ गई, फिश सस्ता हो गया, तो रादर देन बाइंग चिकन आई विल बाय फिश, करेक्ट। तो डिमांड फॉर फिश विल, अब ऑप्शन देखते क्या है, द डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज, अब दोनों में इंक्रीज और डिक्रीज, बट द डिमांड कर्व फॉर चिकन विल नॉट चेंज। नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कैसे होगा, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, द डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं होगा, किसके, फिश के डिमांड कर्व पे मूवमेंट नहीं होगा। ये देखो ये ऐसा डिमांड कर्व होगा ना, तो इस पे मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि फिश के प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है चिकन के। तो प्राइस ऑफ द गुड छोड़ के बाकी जो चीजों में, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आते हैं, इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये अगर ओरिजिनल होगा, ये अगर एक्स होगा ओरिजिनल, या डीसी बोलते हैं DC1, तो नया डिमांड कर्व सा बाजू में बनेगा दूसरा DC2, क्योंकि सेम प्राइस पे ही, ये देखो ये प्राइस पॉइंट है, सेम प्राइस पे पहले इतनी क्वांटिटी बिकती थी, क्योंकि अभी चिकन महंगा हो गया तो लोग फिश खरीदने लग गए, तो इतनी क्वांटिटी बिकेगी अभी। सो क्वांटिटी बढ़ गई, उसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पे ये आएगा, इट विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। बाकी भी पढ़ लेंगे। नॉट चेंज, फिश की डिमांड में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये गलत है, नॉट चेंज तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज, डिक्रीज वाला भी गलत है। तो फाइनली हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 63। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट। सेम वे में यहाँ पे भी उन्होंने पहले से ही बता दिया कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स की प्राइस अगर बढ़ गई, प्राइस राइज इन द ऑफ पोटैटो चिप्स विल डैश डैश द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं बोलते तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट्स है, बराबर।
एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, एक ही चीज है ना वो, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इंक्रीज वाला कौन सा ऑप्शन है, ढूंढो फटाफट। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन ए, बाकी सारे गलत है, करेक्ट। श्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। श्योर। So question number 64, if the price of orange juice increases, the demand for apple juice will, क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस विल, ऑरेंज जूस इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर एप्पल जूस, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, जूस ही है, एप्पल का जूस या ऑरेंज जूस, कोई भी एक साथ में नहीं पीता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही नहीं, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो ऑरेंज जूस की प्राइस अगर बढ़ गई तो एप्पल जूस की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, राइट, इट विल इंक्रीज। चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कि इंक्रीजेस बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स, हाँ यही सही लग रहा है, पढ़ने के बाद में यही सही लग रहा है। सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे राइट करके रखता हूँ, बाकी देख लेंगे अपन। डिक्रीज, तो डिक्रीज की वजह से तो गलत हो जाएगा ये। रिमेन द सेम गलत, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और फिर से डिक्रीज, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे, प्राइस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नॉर्मली क्वेश्चन कैसा रहता है, पहले प्राइस बढ़ती है फिर डिमांड, यहाँ पे क्वेश्चन में शुरुआत में डिमांड बोला गया है, तो ध्यान से पढ़ने का। एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम विल, क्या होगा कंप्यूटर्स का डिमांड बढ़ने की वजह से। एक चीज ध्यान से समझो, अगर पहले प्राइस बढ़ जाती है ना, अगर मान लो पहले प्राइस बढ़ती है तो इसका जो असर पड़ता है ना डिमांड के ऊपर, वो होता है उल्टा, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है पहले, पहले अगर डिमांड बढ़ गई तो इसका जो प्राइस पे असर पड़ता है तो प्राइस भी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, थ्योरेटिकली याद मत रखो, प्रैक्टिकली सोचो। ऐसा सोचो मार्केट में प्याज का बहुत डिमांड बढ़ गई, तो प्याज की प्राइस कम होगी या ज्यादा, ज्यादा लोग मांगेंगे ना। 100 लोग गए मांगने को, 100 kg प्याज मार्केट में अवेलेबल है 50 kg, तो आप बोल रहे हो कि पहले वो बोल रहा है 10 रुपए का है, अब उसको दिख गया इतने सारे लोग मांग रहे, वो बोलेगा नहीं खत्म होने को आया, खत्म होने को आया, आप बोले नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, बोले लाइन में लगो, आप बोले नहीं मैं 15 रुपए देने को रेडी हूँ, फिर कोई आएगा बोले मैं 20 रुपए देने को रेडी हूँ पर केजी, कोई बोले मैं 25 रुपीज देने को रेडी हूँ, 50 रुपए देने को रेडी हूँ। तो जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा। तो पहले अगर डिमांड बढ़ गई तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ती है, करेक्ट। तो पहले इफेक्ट किस पे आया वो देखना जरूरी है, पहले अगर प्राइस बढ़ गई तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर डिमांड बढ़ी और डिमांड का इम्पैक्ट देख रहे प्राइस पे, तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ती है, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये समझो। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, करेक्ट है। इंक्रीज नंबर ऑफ कंप्यूटर, डिमांड बढ़ गई मतलब कंप्यूटर ज्यादा बिकेंगे, मतलब खरीद लेंगे लोग, करेक्ट है। डिक्रीज द प्राइस तो गलत है, ठीक है, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, तो ये एक्चुअली आगे का सही है बट पहले का गलत है, प्राइस डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ती है उल्टा। सी इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स, हाँ ये भी सही, तो ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है। डी देखते क्या है, डी बोल रहा है इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, हाँ ये परफेक्ट है एकदम। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट भी बढ़ रहे हैं, नंबर भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 66। what total demand for when total demand for a commodity whose price has fallen increases, मतलब जिस कमोडिटी की प्राइस गिर चुकी है उसकी अगर डिमांड बढ़ गई तो इट इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ, अरे ये बहुत सिंपल है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट। सिंपल है, प्राइस इफेक्ट, क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, तो कि प्राइस बढ़ने गिरने की वजह से डिमांड बढ़ी, तो कौन सा इफेक्ट है ये, प्राइस इफेक्ट, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर गिर जाती है तो क्या होता है, कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीजेस, खत्म, यही सही है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं आगे का, कंज्यूमर्स रियल इनकम डिक्रीजेस ना, देयर इज नो चेंज इन द रियल इनकम तो कंज्यूमर ना, नन ऑफ द अबव भी गलत है। अच्छा रियल इनकम मतलब पता है ना क्या है, मान लो मेरा 50,000 रुपए का मेरा इनकम है, मेरा मंथली सैलरी 50,000 रुपीज है, और एक मोबाइल है मेरा 10,000 रुपए का फोन है मान लो, ठीक है, मोबाइल कितने का, 10,000 का। तो अगर मैं मेरा इनकम पैसे के फॉर्म में बोलूँ तो मेरा 50,000 रुपए, और अगर मैं ये मोबाइल फोन्स के फॉर्म में बोलूँ तो मेरा 5 मोबाइल फोन ले सकता हूँ मैं, इतना मेरा इनकम है, ठीक है, 5 मोबाइल फोन ले सकता हूँ, इतना मेरा इनकम। अगर इसकी प्राइस गिर के मान लो 5,000 हो गई,
तो अभी मैं कितने मोबाइल फोन ले सकता हूँ? 10 मोबाइल फोन्स। तो ये मेरा इतना रियल इनकम है। अगर मैं कमोडिटी के फॉर्म में बोलूँ तो इसको बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम, ठीक है। रियल क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पैसे का पर्पज है कि मैं चीजें खरीद पाऊँ, और मैं चीजों के ही टर्म में बोल रहा हूँ ना, करेक्ट, मनी के फॉर्म में नहीं बोल रहा। मान लो आपके पास 50,000 रुपए है, और आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे एक फोन आ रहा है 10,000 रुपए का, यही 50,000 रुपए लेके आप चले गए यूएस में, वहां पे ये फोन आ रहा है 25,000 का, अब आप दो ही फोन बाय कर सकते हो ना। तो अल्टीमेटली इनकम सिर्फ मनी बोल के इतना नहीं पता चल रहा है ना कि 50,000 ही इनकम है। यूएस में भी 50,000 है, इंडिया में भी 50,000 है, बट कौन ज्यादा रईस होगा? इंडिया वाला, क्योंकि यहाँ पे चीजें सस्ती है। तो मनी का अल्टीमेट पर्पज है कि मैं चीजें बाय कर सकूं। तो इसके लिए अगर मैं मेरी इनकम को इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज बोलता हूँ, तो फिर उसको बोला जाता है रियल इनकम। तो रियल इनकम बढ़ जाएगा अगर प्राइस कम हो गया तो। आ गया ध्यान में? चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। विथ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड, प्राइस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड, द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस। मतलब देखना प्राइस भी बढ़ जा रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ये क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। याद रखो, डिमांड के अंदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज बिकॉज इट इज अ, डायमंड क्या है बच्चों? डायमंड क्या है? कॉन्स्पिकस गुड्स, लग्जरी आइटम है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 69, क्वेश्चन नंबर 69, एन एग्जांपल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज। डायरेक्ट प्राइस डिमांड मतलब क्या? डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मतलब प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये बोल रहे कि ऑप्शन में से ऐसे कौन से गुड्स है कि जिसके प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ती है? आप बोलोगे सर गिफ्ट गुड्स है, करेक्ट ऑप्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रिंटर की प्राइस बढ़ गई तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट्स के केस में भी होता है सर ये तो। अभी ऊपर ही किया हमने टोमेटो और टोमेटो प्यूरी, याद आ रहा है? टोमेटो की प्राइस बढ़ गई तो टोमेटो प्यूरी की डिमांड बढ़ रही है। अरे ये भी तो सही है, नन ऑफ द अबव समझो नहीं है, क्योंकि ए या सी में से हो सकता है। बट मैं आपको बोलता हूँ पक्का सब्स्टिट्यूट ये आंसर गलत है। अब मुझे बताओ क्यों गलत है? पक्का गलत है। अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर वीडियो देखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 69 आप अगर खुद से करते तो आपको डाउट आता था, आपको लगता था कि ए और सी सही है, फिर आप ये वीडियो में आके क्लैरिटी आ जाती। बट फिर भी मैं आपके लिए, मैं खुद से बोल रहा हूँ आपको कि हाँ ये डाउट आना चाहिए, वो भी मुझे बताना पड़ रहा है। सो ए और सी, इसका हो सकता है कि ये सी भी गलत, मतलब सही लग सकता है, बट वो गलत है। कैसे? क्यों? क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन क्या है देखो, एन सबसे पहले होता है एन अ एन द, इंग्लिश इंग्लिश की क्लास लेते हैं। अ और एन ये किसी भी वर्ड के पीछे लग जाते हैं, तभी लगते हैं जब वो एक ही होगा। जैसे अ स्टूडेंट, ऐसे होगा। अगर एक से ज्यादा होंगे, 10 स्टूडेंट्स होंगे, मेनी स्टूडेंट्स होंगे, तो अ स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा। अ स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा। एस लग गया मतलब मल्टीपल आ गए, तब अ कभी नहीं लगेगा। इन द सेम वे में एन एप्पल एक ही होगा, एन एप्पल्स कभी भी नहीं होगा, एन एप्पल्स कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो एक ही गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो गुड्स की बात नहीं कर रहे। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट ये पेयर ऑफ गुड्स होता है। यहाँ पे हमेशा दो चीजें चाहिए, चाय और कॉफी, प्रिंटर और इंक, व्हीकल एंड पेट्रोल, दो दो चीजें चाहिए। तो इसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। सो एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट, एक्चुअली गुड्स नहीं होना चाहिए था, एन एग्जाम्पल ऑफ गुड दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, तो वो गिवन गुड्स है। और दूसरा इसके अंदर लॉजिक ये लगाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स के अंदर भी समझो हो गया है ये। मान लो टी और कॉफी में हो गया है कि टी की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, बट यहाँ पे प्राइस एक की देख रहे, डिमांड एक की देख रहे हैं ना। डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप कब होगा? जब उस गुड्स की प्राइस बढ़ेगी और उसी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तभी। तो द रियल आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गिवन गुड्स। होप यू आर एंजॉइंग दिस। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 70, इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस with a fall in its price, it is known as demand for a commodity increase। क्यों? क्योंकि प्राइस की वजह से क्या होगा? ये एक्सपेंशन। ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आप ये नोटिस कर रहे हो ये हर एक एमसीक्यू जो है
वो सारे लॉजिक बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको ऐसा याद रखना है ये वो नहीं है ऐसा इसके अंदर कि ये लॉ किसने निकाला, कब निकाला, कौन से ईयर में निकाला, इसकी वर्डिंग्स क्या है, डेफिनेशन के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक दे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। और इसके लिए हमारे नोट्स भी देखना आप, ये सारे पॉइंटर्स हमने ऑलरेडी कवर किए। ऐसा नहीं कि ये एमसीक्यू देख के उसके आंसर मैंने आपको लिखा के दिए, बट मेरा नोट्स लिखा के देने का तरीका ऐसे कि कोई भी टाइप का एमसीक्यू अगर आ जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू का लॉजिक है। आईसीआई जो एमसीक्यू निकाल रहा है उसका लॉजिक है कि उन्होंने बोला कि हम लॉजिकल निकालेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस निकालेंगे। ये नहीं कि आप याद ही रखो बस। ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कितने हैं, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, रट्टम पट्टू क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। जो भी आएंगे वो सारे कॉन्सेप्चुअल आएंगे। सो उसके लिए कीप रिवाइजिंग अवर नोट्स। हमारे सारे जो नोट्स है एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। वहां पे आपको कुछ भी याद रखने वाली चीजें या रट्टा मारने वाली चीजें हमने लिखा के नहीं दिए, तो उसको रिवाइज करते रहिए। आपको हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट। क्वांटिटी सप्लाइड मतलब क्या है, दैट इज एक्चुअली बॉट। बॉट आ गया मतलब ही गलत हो गया, क्योंकि ये सप्लाई है, डिमांड की बात ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखो, प्रोड्यूसर्स विश दे कुड सेल एट अ हायर प्राइस। एट अ हायर प्राइस मतलब वो प्राइस अभी नहीं है, अभी मार्केट में प्राइस चालू ₹50। कस्टमर सप्लायर सोच रहा है कि अभी मैं 50 में 1000 यूनिट बेचता हूँ ना, अगर इसकी प्राइस कभी अगर 70 हो गई ना, मैं इसके 1500 यूनिट बेचूंगा मैं इसके। ये इसका विशफुल थिंकिंग, ये सोच रहा है, इसकी इच्छा है कि इसकी प्राइस 70 हो जाए और मैं 1500 यूनिट्स बेचूं। ये सोच है, दिस इज नॉट अ रियल सप्लाई। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। तीनों भी चीजें आ गई यहाँ पे, क्वांटिटी भी आ गई, प्लस प्राइस भी आ गई, प्लस पीरियड भी आ गया, कितने पीरियड में। करेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट करेक्ट सप्लाई। राइट, सप्लाई के अंदर हमने ये भी लिखा कि दिया है क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस पीरियड। एंड डी, पीपल आर विलिंग टू बाय। अरे बाय आ गया, डिमांड आ गया। करेक्ट, सप्लाई की बात ही नहीं है। कभी भी बाय, बॉट, परचेस ये सब आ गए तो डिमांड से रिलेटेड होंगे। सप्लाई, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कुछ आया है सब सप्लायर से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67। सप्लाई इज द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर। ना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, ना एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड। हो सकता है बट डी पढ़ लेंगे। विलिंगनेस टू प्रोड्यूस अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इट बिकम्स अवेलेबल। विशफुल थिंकिंग, ऐसा होता है तो वैसा करेंगे, विशफुल थिंकिंग, सप्लाई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, एकदम ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ो। इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ द बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये होता है, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से 3 ऑप्शन की वजह से जो है सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। 3 ऑप्शन की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। एक ऑप्शन रहेगा जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज नहीं होगा, सप्लाई वोंट डिक्रीज, ठीक है। एंड दैट वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आपको ये ढूंढना होता है, ये एक्सेप्ट का मतलब समझो। ये इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स। पहले एक से पढ़ने का ही, पहले से इतना है पढ़ने का। इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, मतलब कुछ भी अगर होता है नीचे में से। उसके बाद में आया एक्सेप्ट, मतलब आपने को ढूंढना है एक्सेप्शन जिसकी वजह से सप्लाई गिरेगा नहीं। बट मजे की बात देखो, अभी देखो क्या है, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर। अरे बुक पब्लिशर कम हो गए तो सप्लाई डिक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे ये साइन दे के रखता हूँ डिक्रीज का। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, अगर बुक की प्राइस कम हो गई तो भी सप्लाई डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, राइट ना। बुक्स की प्राइस कम हो गई तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा ना, करेक्ट, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो गई तो। एन इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, मुझे लग रहा है कि आगे चल के प्राइसेस बढ़ेंगे, आगे चल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इसके लिए मैं आज क्या करूंगा,
सप्लाई ज्यादा नहीं करूंगा ना, मैं सोचूंगा जब प्राइसेस बढ़ेगी तब करूंगा सप्लाई, तो आज का सप्लाई मैं कम कर दूंगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, अब देखना ऐसा कभी नहीं करने का एग्जाम में जाके कि हाँ ए बी सी तीन गलत है मतलब डी सही आएगा। एक बार पढ़ो इसको। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज, पेपर जो यूज किया जा रहा है उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, फिर से प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम होगा, चारों में डिक्रीज ही आ रहा है। देर इज नो एक्सेप्शन। मॉड्यूल ने क्या आंसर दिया देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 याद रखो, 73 के अंदर 73 में मॉड्यूल बोल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन बी सही है करके। करेक्ट, क्या बोल रहा है ऑप्शन बी, ये वाला, ये यहाँ पे आ गया कुछ, ऑप्शन बी सही। अब क्या था ऑप्शन बी हमारा, ये आ गया 73, ऑप्शन बी है अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। अबे डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बुक हो गया तो फिर प्रॉफिट मार्जिन उल्टा कम हो जाएगा ना, प्रॉफिट मार्जिन उल्टा कम हो गया तो मतलब नेट प्रॉफिट कम हो गया तो बंदा बेचेगा नहीं, सप्लाई कम कर देगा उल्टा। तो ये तो मुझे मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। बट फिर यहाँ पे हम लोग इंटरप्रिटेशन ऐसा लेंगे इसका कि प्राइस ऑफ द बुक मतलब वो जो सप्लायर है ना, जैसा रिटेल शॉप वाला होगा, बुक मार्केट मतलब ऐसे जैसे पूना में ये है ना, क्या है यार वो एबीसी चौक, एबीसी चौक में से बहुत सारे ये बुक्स के शॉप। करेक्ट, तो ऐसी हर एक सिटी में ऐसे बहुत सारे एक मार्केट रहेगा, वहां पे बुक्स मिलते हैं, तो ऐसा बुक मार्केट है। वहां पे जो रिटेल शॉप डाल के बैठा है बंदा, वो जब होलसेलर से बोलो या पब्लिशर के पास जाके बुक खरीदता है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जो है, वो कॉस्ट प्राइस शायद कम हो रही होंगी इनके हिसाब से। पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता है, पढ़ के तो सीधा सीधा वही मतलब निकलता है कि सेलिंग प्राइस, जब भी सिर्फ प्राइस बोलेंगे तो सेलिंग प्राइस ही निकलता है। जब कॉस्ट के बारे में बात करें सीधा कॉस्ट बोल रहे हो ना, प्राइस क्यों बोल रहे हो उसको। सो अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, इसकी वजह से एक्चुअली डिक्रीज होगा सप्लाई, बट इनके हिसाब से शायद वो कॉस्ट बोलना चाह रहे होंगे मेरे हिसाब से। करेक्ट, ये प्राइस की जगह आप एक तो एक काम करो, करेक्शन करके कॉस्ट लिख दो यहाँ पे, या फिर कॉस्ट प्राइस ऐसा कर दो इसको, डिक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो फिर ये आंसर अपन सही बोल सकते हैं। बट नॉर्मली पढ़ के ये गलत है ये ऑप्शंस। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, कभी नहीं आएंगे ऐसे, वो डरने की जरूरत नहीं है कि यार ये बुक्स में ऐसे आ रहे, एग्जाम में आ गया तो क्या करूंगा मैं, तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे डबल ट्रिपल चेक होते हैं जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो, तो वहां पे ये इशू नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलती से आ गया होगा बट एग्जाम में नहीं आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74, इफ प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज बाय 10%, प्राइस 10% से बढ़ रही है एंड सप्लाई इंक्रीजेस बाय 25%, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, बहुत सिंपल है, 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5, तो सिंपली इसको टिक कर दो एंड यू हैव गॉट योर आंसर। ठीक है, हाँ माइनस आने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, सप्लाई भी बढ़ रहा है प्राइस भी बढ़ रही है, तो -2.5 का सवाल ही नहीं है, मतलब सी के बारे में सोचो भी मत, ए इज द राइट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, an increase in the number of sellers of bikes will increase the, सेलर्स बढ़ गए बाइक्स के तो इट विल इंक्रीज द सप्लाई, सिंपल है ना, प्राइस प्राइस का कोई ये नहीं है, डिमांड नहीं बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द सप्लाई। करेक्ट, नहीं देखो क्या बोले, डिमांड फॉर हेलमेट्स, हाँ ये भी हो सकता है, बहुत आगे चल के सोचेंगे तो, कि भाई सप्लायर बढ़ गए बाइक के, सप्लायर बढ़ गए इसके लिए प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस कम हो गए इसके लिए डिमांड बढ़ गई, किसकी, बाइक्स की, और बाइक की डिमांड बढ़ गई इसके लिए फिर हेलमेट की बढ़ गई, इतना ज्यादा दिमाग लगाओ तो फिर ये भी बोल सकते हैं सही में। बट प्राइमा फेसी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कि सेलर्स ऑफ बाइक्स बढ़ गए तो बाइक्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट। चलो सो समझ आ रहा है सब कुछ। चलो तो फिर इसी के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 90। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।